नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत को किस तरह की विदेश नीति अपनानी चाहिए और इस समय जिस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे हैं, क्या वो उचित है? और यदि वो उचित है तो बीच में ये कतर वाला किस्सा कहाँ से आ गया? और हमसे बात करेंगे इस समय है अभिजीत चावड़ा जी, जो स्वयं गुड इवनिंग वैसे तो सर। एक फिजिसिस्ट। नमस्ते अभिजीत जी। वैसे तो नमस्ते। अभिजीत जी एक फिजिसिस्ट हैं, लेकिन आपका बहुत पॉपुलर चैनल है अभिजीत चावड़ा वाला, स्वयं इन्हीं के नाम से है, जिस पर इनके जो Q&As हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अभिजीत जी, ये जयशंकर डॉक्ट्रिन क्या है? और जी, जयशंकर डॉक्ट्रिन आजकल बहुत ही फेमस हो गई है। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, जो इस समय विश्व के सबसे इम्पैक्टफुल डिप्लोमेट है मोस्ट लाइकली। क्योंकि डिप्लोमेट्स क्या करते हैं कि उनका उनका जॉब है कि बहुत ही वेग बात करे, बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल बात करे। दैट इज हाउ दे आर सपोज टू कम्युनिकेट। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर बहुत क्लियर है और बहुत क्लैरिटी से बात करते हैं कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या है और भारत का ग्लोबल स्फीयर पर पोजीशन क्या है और रोल क्या है। तो ये इसको हम बोलते हैं जयशंकर डॉक्ट्रिन। तो टू अंडरस्टैंड डॉक्ट्रिन क्या है, पहले पहले हमें समझना चाहिए डॉक्ट्रिन क्या चीज होती है। ये जो शब्द हम का प्रयोग करते हैं डॉक्ट्रिन, वो क्या है? सो डॉक्ट्रिन एसेंशियली it is a way of doing things. Doctrine is it's a combination of art and science and wisdom. अगर हमारे पास एक मैप है, अगर हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। लेट्स से मैं बैंगलोर में हूं, मुझे बीजिंग पहुंचना है, मेरे पास मानचित्र है, मैप है, तो हम अलग अलग तरीके से वहां पहुंच सकते हैं। आई कैन गो बाय ट्रेन, आई कैन गो बाय सुखोई फाइटर प्लेन, आई कैन ब्राह्मोस के ऊपर बैठ के मैं जा सकता हूं, मैं सबमरीन से जा सकता हूं, मैं टैंक में जा सकता हूं। लेकिन कौन सा कौन सा ये तरीका उचित है, ये जानने के लिए तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कौन सा सबसे उचित तरीका है, ये इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड विजडम। इट इज ऑल प्रेडिकेटेड बाय हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो इसे इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन। हर एक राष्ट्र का एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन होता है, हर एक मिलिट्री का एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन होता है। अगर दर्शक जानना चाहेंगे तो यूएस मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप जानते हैं कहाँ ढूंढना, तो आपको यूएस मिलिट्री डॉक्ट्रिन पूरा मिलेगा, पूरा पूरा का पूरा। और हर एक मिलिट्री का डॉक्ट्रिन होता है, हर एक कॉर्पोरेशन का भी एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए। सो एवरीथिंग नीड्स अ डॉक्ट्रिन इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड इन द राइट वे। तो ये डॉक्ट्रिन का डेफिनेशन हुआ। अब ये जयशंकर डॉक्ट्रिन इंडिया का आज तक कोई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। अंटिल रिसेंटली मैंने कोई भी डॉक्ट्रिन देखा नहीं है भारत का। आई मीन देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन अंटिल रिसेंटली कि हमारा सिक्योरिटी, हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए। अब हमें क्लैरिटी दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं, इसे मैं कहता हूं जयशंकर डॉक्ट्रिन। डॉक्टर जयशंकर इसको जयशंकर डॉक्ट्रिन नहीं कहते, आई एम श्योर, लेकिन उन्होंने बहुत सारे टॉक्स दिए हैं जहां पर उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी का जो व्यू है वो काफी क्लियर किया है। उन्होंने एक बुक भी लिखा है जो मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई एम श्योर उसमें भी और डिटेल होगा। तो जयशंकर डॉक्ट्रिन जो है उसके कुछ 7-8-9 सेलिएंट पॉइंट्स है, मेन ओवरऑल पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जयशंकर डॉक्ट्रिन का? पहली बात है जो डॉक्टर जयशंकर ने बार बार कहा है कि द वेस्ट इम्पोज्ड 2 centuries ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन ऑन इंडिया, ऑन भारत, जिसमें जेनोसाइड हुआ 100 मिलियन प्लस, जो मैं नंबर कहता हूं वो नहीं कह रहे, तो बड़ा जेनोसाइड हुआ। $45 ट्रिलियन आज का जो वैल्यू है उससे अधिक उन्होंने लूट किया भारत से। और उसके ऊपर ये हमें आजकल लेक्चर करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि द वेस्ट इम्पोज्ड 2 centuries ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन ऑन इंडिया। मैं तो मिलेनियम ऑफ ह्यूमिलिएशन की बात करता हूं, 1000 वर्ष का ह्यूमिलिएशन। पहले तुर्कों ने किया, फिर यूरोपियन राष्ट्रों ने किया, बट डॉक्टर जयशंकर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन 2 centuries ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, 2 centuries ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। तो हमें आप लेक्चर मत कीजिए। आज भारत का जो भी सिचुएशन है, इट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ 2 centuries ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन एंड वेस्टर्न ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडिया। तो डोंट लेक्चर अस अबाउट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोग होते कौन है ये सब लेक्चर करने वाले? आप लोगों ने इतना कुछ किया है यहाँ पर और बाकी जगहों पर कितना डिस्ट्रक्शन किया है, अफ्रीका में, चाइना में, अलग अलग जगहों पे, और आप हमें जाके आके लेक्चर कर रहे हैं अभी। प्लीज कीप क्वाइट, बैठ जाइए। तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट। सेकंड, ये वेस्ट क्या है? जब हम बोलते हैं वो वेस्ट,
वेस्ट ने 2 सेंचुरीज ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन इंपोज किया. सो व्हाट इज द वेस्ट? तो सेकंड पॉइंट ये है, व्हाट इज द वेस्ट? वेस्ट इज डिफाइंड एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स सैटेलाइट स्टेट्स. यूएस क्या चीज है? यूएस एक एम्पायर है एसेंशियली, उसे हम आजकल सुपर पावर कहते हैं. So, what is the West? The West is the US and its satellite states. The Anglo-Saxon world, the Anglosphere, the Five Eyes collaboration, whatever you call it, the European Union, NATO, and also West में जापान भी आता है और साउथ कोरिया भी आता है. So the West is not a geographic designation. ये एक geopolitical concept है which emerged from the Cold War. तो आज जापान भी एक सैटेलाइट स्टेट है यूएस का, साउथ कोरिया भी सैटेलाइट स्टेट है यूएस का, पूरा का पूरा ईयू एसेंशियली वेस्टर्न यूएस डोमिनेशन के नीचे है. नेटो तो एसेंशियली एक यूएस लेड मिलिट्री पार्टनरशिप है, अलायंस है. सो ऑल ऑफ दिस इज द वेस्ट. तो ये वेस्ट का डेफिनेशन हुआ. ये सेकंड पॉइंट है डॉक्टर जयशंकर के डॉक्ट्रिन का. तीसरी बात है कि वेस्ट को थोड़ा और समझते हैं. द वेस्ट इज लेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. वेरी क्लियर. अगर हम वेस्ट बोलते हैं तो ये सारे अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव और लीडर यूनाइटेड स्टेट्स है. सो द वेस्ट इज द यूएस एम्पायर. यूएस को आजकल हम सुपर पावर कहते हैं. ये अच्छा एक नाइस डिप्लोमेटिक वर्ड है, लेकिन द रियल मीनिंग इज एम्पायर बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सुपर पावर एंड एन एम्पायर. सो द वेस्ट इज द यूएस एम्पायर. ये तीसरा पॉइंट हुआ. चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. चौथा पॉइंट है that the US shares responsibility for 2 centuries of national humiliation experienced by India at the hands of the British Empire. अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं पूरा पागल हो गया हूं. What are you saying, अभिजीत भाई? ये क्या है? What is this? This is nonsense. US तो अलग राष्ट्र है, ब्रिटिश एम्पायर अलग चीज है, अलग एंटिटी है. और यूएस ने भी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. सो हाउ कैन आई क्लेम दैट द यूएस इज it shares responsibility for the humiliation of India? ये समझने की बात है. The US is a continuation of the British Empire. The British Empire never died. इसको अगर हम rephrase करेंगे तो we can call it the Anglo-Saxon Empire, the English-speaking empire. And right. the English-speaking empire never died. It still exists. क्या हुआ कि by 1945, by the 1920s, 1930s, 1940s, the UK became progressively weaker. It was in decline, kind of like the US is in decline today. So the UK was declining. By 1945, a strange phenomenon happened. 1945, 1950s तक क्या हुआ कि जो एंग्लो-सैक्सन एम्पायर है उसका हेडक्वार्टर्स लंदन यूके से शिफ्ट होकर वॉशिंगटन डीसी चला गया. बाकी सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही रहा और उसके ऊपर यूएस ने और बिल्ड किया इन द एंस्यूइंग इयर्स ऑफ द कोल्ड वॉर अंटिल टुडे. एंड वी हैव सीन दिस फिनोमेनन इन द पास्ट. पहले क्या था? 2000 वर्ष पहले रोमन एम्पायर था. फिर रोमन एम्पायर 100, 200, 150, 250 वर्ष के अंदर डिक्लाइन होने लगा, लेकिन वो कभी गायब नहीं हुआ. उसका सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुआ ईस्टवर्ड्स फ्रॉम रोम टू कॉन्स्टेंटिनोपल, the Byzantine Empire. The Byzantine Empire is the Eastern Roman Empire. और वो कुछ 500-600 वर्ष तक, आज से पहले तक उपस्थित था. It was still in power. So this phenomenon हमने पहले भी देखा है. तो आज ये फिर से हुआ है. लंदन से वॉशिंगटन में चला गया हेडक्वार्टर्स एंग्लो सैक्सन एम्पायर का. एंड इफ यू लुक एट द यूएस, तो बहुत अगर आप पुराना हिस्ट्री देखेंगे यूएस का पिछले 200-250 वर्ष का, तो बहुत सारा यूएस का जो ओरिजिन है, इट वाज ऑल बिल्ट विथ वेल्थ प्लंडर्ड फ्रॉम इंडिया. फॉर इंस्टेंस, येल यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री देखिए. एलियाहू येल वाज ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल जिसने बहुत सारा भारत से वेल्थ प्लंडर किया. उसने येल कॉलेज का फाउंडेशन किया जो आज येल यूनिवर्सिटी बन गया है. So this is a direct example of that, and there are so many other examples. आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री देखिए. मैं दर्शकों को कहूंगा, and you will find examples of this. So the US, much of the old US was built with wealth plundered from India. Many of the old European families, US families, वहां पर कोई borders नहीं है actually. In the West, they all became prominent because of wealth they plundered from India. So that is why point number 4 है कि the US shares responsibility for 2 centuries of national humiliation experienced by India at the hands of the Anglo-Saxon Empire. अभी पांचवा पॉइंट है कि और थोड़ा डिफाइन करते हैं वेस्ट क्या है और वेस्ट क्या नहीं है. सो पांचवा पॉइंट है कि रशिया एंड द अर्स्टवाइल यूएसएसआर आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट.
They are not part of the West. They are part of the East, which includes India and China. So Russia and the the erstwhile USSR do not share responsibility for the national humiliation, 2 centuries of humiliation experienced by India. ये पांचवा पॉइंट है. छठा पॉइंट आज की बात है कि आज के सिनारियो में today the West both supports India to some extent and also suppresses India. भारत को बहुत सप्रेस करता है यूएस, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया शुड नाइदर बिकम too strong or too weak, somewhere in between, so that they can fulfill their geopolitical, geostrategic objectives using India primarily as a counterweight to China. They don't want, I mean, obviously China is the major problem for the US today. बहुत बड़ा power बनने का उसका ambition है. China aims to displace and replace the US by 2040s, 2050s as the only superpower. तो उसको ये होने को प्रिवेंट करना है, तो दे विल नीड इंडिया टू काउंटर बैलेंस चाइना टू सम एक्सटेंट. बट इंडिया शुड नॉट बिकम टू स्ट्रांग. दे डोंट वांट अ न्यू प्रॉब्लम, अ न्यू राइजिंग पावर इन द नेक्स्ट 10, 20, 30 years. दे विल नॉट मेक द मिस्टेक दे मेड विद चाइना. चाइना का राइज कैसे हुआ? यूएस ने चाइना के राइज को एड एंड अबेट किया था in the 1970s, 80s, 90s until very recently. It's only after Trump came to power that there was a trade war. और उसको वो सारे पॉलिसीज आज रिवर्स हो गए हैं. So the US wants to counterbalance China using India. They want to use India in that manner, but India should not become too strong, too powerful. तो इसलिए पाकिस्तान का भी जिंदा रहना जरूरी है. Pakistan बहुत important, exactly. Pakistan is a very important component of that, and the other is China. And then they have tools like various democracy, human rights, religious freedom, blah 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 करते रहते हैं ये लोग. So they keep on pressurizing India in these various ways to suppress India. तो भारत ज्यादा ऊपर नहीं उठना चाहिए, बस थोड़ा सा मीडियम लेवल का पावर रहे, नॉट मोर देन दैट. तो आज जो स्टेटस है भारत का, दैट इज फाइन फॉर देम. इससे अधिक ऊपर नहीं उठना चाहिए भारत. तो उनका ये पॉलिसी है, दैट इज अ पॉलिसी. तो ये छठा पॉइंट है जयशंकर डॉक्ट्रिन का. सातवां पॉइंट है कि व्हाट इज इंडियाज वे फॉरवर्ड, आगे भारत को कैसे जाना है. So the way forward is very clear for Dr. Jaishankar and the Indian foreign policy. The way forward for India है strategic autonomy, multi-alignment in a multipolar world. Now very important, हमें note करना है कि strategic autonomy and multi-alignment is not non-alignment. Non-alignment was a very stupid and deleterious policy for India. It was essentially the government was ignoring and sabotaging India's national interest. That was non-alignment. आज क्या है कि we are going to go forward with multi-alignment. जहां पर भी हमारा mutual national interest बनता है, वहां पर हम cooperate करेंगे. So this is we are seeking a multipolar world. The US seeks a bipolar world or a unipolar world. अब unipolar world तो possible नहीं है, because China has become a big deal. So they want a bipolar world. The good guys are the US and China is the bad guy, और हम इस डांस को आगे बढ़ाएंगे. So that is the world the US wants, a bipolar world. But India doesn't want that. As long as India will rise, as long as Russia exists, as long as France exists with a independent foreign policy, we will have a multipolar world, and that is what we seek. So that is point number 7. That is the way forward for India. Strategic autonomy, multi-alignment in a multipolar world. ये उसके बाद का next point है कि when it comes to the West, we will cooperate. भारत वेस्ट के साथ cooperation करेगा, but in various different ways. When it comes to economic development activities, भारत वेस्ट के साथ fully cooperate करेगा. Economic sphere में हर चीज में हम cooperate करेंगे. No restrictions, no problems, full cooperation. But when it comes to geostrategy, when it comes to security, strategic matters, geopolitical matters, there will be issue-based cooperation with the West. हर issue को हम अलग से देखेंगे. We will prioritize our national interest first. We will prioritize shared interests over shared values, and we will have complete autonomy in geopolitical choices. ये shared interests, shared values का बहुत ही important point है. अगर आप यूएस के डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देखेंगे, अगर आप यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट देखेंगे विजावी इंडिया, विजावी पाकिस्तान, तो आपको एक इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस दिखेगा. व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट्स ऑफ द यूएस विजावी पाकिस्तान, वो लोग बात करेंगे शेयर्ड इंटरेस्ट्स क्या. दे विल प्रायोरिटाइज शेयर्ड इंटरेस्ट. आपको दिखेगा, उनके वेबसाइट पे देख लीजिए.
But when it comes to India, the US wants to prioritize shared values. So Pakistan shared interests, भारत shared values. ये क्या है भाई? अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में और अगर आप जीवन में देखेंगे तो shared interests always trump shared values. Interests are more important than values in the long run, in the short run, whatever. So US wants to emphasize Very shared important point. interests. Very important point. Very important point. Yeah. So that is what's happening. So Dr. Jaishankar is very clear that there will be issue-based cooperation with the West, with the US, on security strategy, geopolitics. National interest will always come first, and we will only prioritize shared interests. Values गए भाड़ में. आप values की बात करते रहो, लेकिन हम बात करेंगे interests की. और अगर हमारा interest serve नहीं हो रहा है, तो we will not cooperate about that matter. So that is the very clear clarity that we have when it comes to this. So I think ये 8-9 point हो गए. So what we are seeing now, there is increasing resistance from Bharat, from India, towards Western interference in our internal matters. अभी भी हम इतने strong नहीं है कि हमारा completely independent internal or external policy हो, because we have a force external to India that is so powerful they can destroy us anytime they want. हमारा इतना strength नहीं है कि we can stand up to the West. We can stand up to China. China हमसे beyond a certain line वो red line cross नहीं करेगा. पाकिस्तान तो अभी बात करने की जरूरत ही नहीं है, बट द वेस्ट, यूएस, yeah, Pakistan is immaterial actually. It exists only because China and the West needs it as a counterbalance to us. So आज 2022 में we are still not strong enough to completely stand up to the West and have a completely independent foreign policy, completely independent internal policy. There is still a lot of interference via NGOs, via other forms of whatever, which we know about. आपने बहुत डिस्कस किया है ये, तो हम जानते हैं ये सब इंटरफेरेंस कौन से. जो म्यूट हो गया आपका माइक. हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू. हाँ, हेलो. हाँ, मैं कह रहा हूँ जो रिजीम चेंज फोर्सेस हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, ये जो है सारी की सारी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती हैं. तो कोई खास तौर से ह्यूमन राइट्स और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह ब्ला 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 उसकी बात करने लगती हैं. आप बात सही कह रहे हैं. तो इन्होंने ये जो, जी बोलिए. नहीं, आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं अगला प्रश्न पूछूंगा. हाँ, तो उन्होंने ये जो रेजिम चेंज का प्रोसेस है उसको परफेक्ट किया है इटरेटिवली. बार बार उन्होंने ये ट्राई किया है अलग अलग तरीके से, एंड दे हैव नाउ परफेक्टेड दैट. उन्होंने अरब स्प्रिंग किया, उन्होंने यूक्रेन में वो मैदान रेवोल्यूशन किया, उसके पहले बहुत सारे रेजिम चेंज ऑपरेशंस 20th सेंचुरी में किए, और अब ये इसको पूरा परफेक्ट कर चुके हैं. एंड द वेरी विजिबल फेस ऑफ दैट इज दिस लेडी विक्टोरिया न्यूलैंड, who recently came to India. So they are still so powerful that we are forced to accept this sort of interference to a certain level in India, because otherwise they are capable of totally destroying India. So power matters in geopolitics. Big fish versus small fish. The small fish has to behave in a certain differential manner as long as we don't become big. So the right time will come in the future. और उसके लिए हमें इकोनॉमी और सब कुछ बढ़ाना है. तो इस समय there is increasing resistance to foreign interference, essentially Western US interference in internal matters. अब थोड़ा हमारा resistance बढ़ रहा है. They talk about democracy, human rights, press freedom, religious freedom, ये index, वो index, and so on. बहुत हो गया. Enough of that. So we are resisting now slowly. उसका तो जयशंकर जी ने बहुत अच्छा काउंटर किया था वेस्ट में जाके. उन्होंने कहा था कि भाई हमारे भी इश्यूज हैं, हम भी आपके देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले देखते हैं. ये ऐसा नहीं है, एक तरफा नहीं है मामला. लेकिन इसमें एक अभी बीच में एक बड़ा जिसको कहते हैं कि एक बिल्कुल एक कड़वा सा स्वाद हमने देखा जब जयशंकर जी तो यूरोप में थे और वहाँ यूरोप वालों को बता रहे थे कि तुम्हारी जो है फालतू की बकवास मत करो, जितना तुम एक दिन में गैस लेते हो उतना एक आफ्टरनून में लेते हो. ये तो उन्होंने वहाँ कहा, तो वहाँ भी जाके यही बताया कि यूरोप जो सोचता है कि यूरोप की प्रॉब्लम तो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है. ये बड़ा ही जिसको कहते हैं प्रेग्नेंट स्टेटमेंट, प्रेग्नेंट विद मीनिंग. तो वो तो वहाँ ये कह रहे थे. और यहाँ पर अचानक क्या हुआ कि वो नूपुर शर्मा वाला जो एक मैटर हुआ, उस पे जो है एक खतर के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया एक तरह से, जिसको कि अब लगातार लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो डोवल डॉक्ट्रिन था, क्योंकि अजीत डोवल जी जो है उसके सबसे बड़े डिफेंडर बन रहे हैं. MEA ने
उसके अगले ही दिन ओआईसी ने इंटरफेरेंस किया तो एमईए ने बहुत तगड़ा जवाब दिया, आपने देखा होगा। लेकिन हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनको यदि देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसमें कूद के पड़े और जबरदस्ती उन्होंने भारत के बिल्कुल जो प्रेस्टीज इतनी बन गई थी उसकी ऐसी तैसी करा दी। तो इस दोवल डॉक्ट्रिन को कैसे देखा आपने? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कतार पहले। कतार क्या क्या चीज है, व्हाट इज कतार? तो कतार का अगर हम हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि अंटिल द मिड और लेट 20th सेंचुरी कतार वाज ए ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। ओके, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का जो डिवीजन हुआ है, जियोग्राफिकल पॉलिटिकल डिवीजन, ये सब वेस्ट ने किया है। सो कतार यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। अभी 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, फर्स्ट गल्फ वॉर जॉर्ज बुश सीनियर ने किया था। उसमें कतार वाज अ स्टेजिंग पॉइंट फॉर द इन्वेजन ऑफ इराक। सेकंड गल्फ वॉर जो हुआ था उसमें वंस अगेन कतार वाज द स्टेजिंग पॉइंट फॉर द इन्वेजन ऑफ इराक। फॉर दीज सर्विसेज दे वर गिवन द वर्ल्ड कप व्हिच इज गोना हैपन इन दिस विंटर। ओके, सीरिया में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वेस्ट का, वहां से तो उसमें भी कतार से फंडिंग मिल रहा है और ट्रेनिंग मिल रहा है टू द वेरियस सो कॉल्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स लाइक अल कायदा एंड आईसिस एंड ऑल दैट, जो इविल असद से फाइट कर रहे हैं, पुतिन से फाइट कर रहे हैं। सो यहाँ ये भी कतार से हो रहा है। अफगानिस्तान में जो हैंड ओवर हुआ to the terrorist regime of the Taliban, so that also was facilitated by Qatar. So Qatar क्या है? Qatar is a puppet, a sock puppet of the United States. ये सारे जो OIC nations से Saudi Arabia etc. in some way or the other they are all sock puppets of the West. Saudi Arabia will be destroyed tomorrow if the US stops supporting it, right? सो ये सब जो हम देख रहे हैं कि भारत ने अपेरेंटली कतार के सामने घुटने टेक दिए, ये इट इज नॉट कतार। कतार तो सिर्फ ये एक मास्क पहना हुआ है, उसके पीछे यूएस है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं इसमें थोड़ा सा इस पे आपको टोकूंगा, यहाँ पे टोकूंगा इसलिए क्योंकि भारत का जो अलाइनमेंट है मध्य एशिया में, तो भारत का जो अलाइनमेंट है और इस वक्त वहाँ पर 3 तरह की फोर्सेस हैं। उसमें एक अलाइनमेंट तो है जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान आता है उसके अंदर, और उनका सबका अलाइनमेंट इजराइल से है और यूएस भी उसको सपोर्ट करता है। एक दूसरा अलाइनमेंट है जो ईरान के साथ है, और जो ईरान है उधर लेबनान है, और उसको रशिया पीछे से सपोर्ट करता है, चाइना भी कर देता है। और एक तीसरा है, वो है पाकिस्तान, कतर और तुर्की। जो कोई भी मिडिल ईस्ट को जानता है वो इन तीनों अलाइनमेंट्स को अच्छी तरह जानता है, और भारत जो है वो भारत से अच्छी तरह कोई नहीं जानता है, क्योंकि भारत ने लगातार कल्टीवेट किया है सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल एक्सिस को, और बहुत सफलतापूर्वक किया। तो भारत ने कतर के सामने यदि उनको इसकी बात करनी भी थी, तो मान लीजिए कतर ने कहा था, तो यदि मैं होता दोवल की जगह पे, तो मैं सऊदी अरेबिया को फ़ोन करता और उससे कहता कि भाई ये डिमांड जो है ये तुम कर दो, कि तुमसे तो फिर हम नेगोशिएट करके कुछ कर लेंगे। अगर कतर इस तरह की बात करता है और बदतमीजी और करता है साथ में कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर विजिट पे हैं और उसमें उस समय पे वो एम्बेसडर को बुला लेता है, इस तरह का करता है, इट वाज ओपन चैलेंज, ओपन ह्यूमिलिएशन। और इसको भारत ने सहा, और न केवल सहा, और अजीत डोभाल जी जो हैं वो तरह तरह के स्टेटमेंट उनके और ईरान के सामने और छपके, अरे भाई ईरान क्या लेता है आपसे, आपके जो भी है क्या, कोई भी गल्फ कंट्री भारत के बिना अपनी फूड सिक्योरिटी मैनेज कर सकती है? नहीं कर सकती। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी उनके बिना मैनेज कर सकता है। तो ये इस तरह का जो एब्जेक्ट बिहेवियर था, हम नहीं कहते कि भाई ठीक है डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़े बड़े गिव एंड टेक होते हैं, लेकिन उसमें साथ एक फिनेस होती है। इस तरह का एब्जेक्ट बिहेवियर नहीं होता है। जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो इस एब्जेक्ट बिहेवियर के प्रति है। इसमें डिप्लोमेटीज बिल्कुल नहीं थी, जयशंकर डॉक्ट्रिन का कहीं इसमें नाम नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, ये है हमारा ऑब्जेक्शन। मैं इसके रिस्पॉन्स में ये कहूंगा कि इट इज पॉसिबल कि हमने श्री एमबीएस को फोन किया था, लेकिन श्री एमबीएस ने कहा कि भाई यूएस ने मुझे ये करने से रोका है,
because MBS का पूरा existence in power depends on the US support, and the US wants to humiliate India openly, so they will use Qatar for that, and then they will prevent MBS from MBS supporting. is not listening to the US. In US some ways, he's trying. badly wants them to reduce the He energy wants his independence. You are prices. right, sir. You're right. He wants his independence. He's trying to He's not align with listening. other He's a forces. headstrong person. वो headstrong आदमी है. वो इस तरह के स्टैंड लेता है. अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनके पिछली वाली रेजीम होती, MBS के पिछली वाली रेजीम होती, तो जैसे कि रशिया को ख़त्म किया था उन्होंने एनर्जी प्राइसेस डाउन करके $10 पे ले आए थे, रशिया ख़त्म हो गया था, उसकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई थी उस चक्कर में, तो ये भी करता है, ये नहीं कर रहा, और उसने आपको ऑनर किया है, आपने उसको ऑनर किया है, सब कुछ किया है, तो इस तरह से थोड़ी होता है। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी एक्सरसाइज हुई है, ये किसी भी तरह से डिप्लोमेटिक नहीं थी। मैं नहीं कहता कि प्रेशर नहीं था, यूएस का प्रेशर होता है, तो भी जयशंकर जी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे उसको हैंडल करते हैं, हम देख रहे हैं। दिस वाज डोवल्स इंट्रूजन इनटू फॉरेन पॉलिसी एरिया which badly bombed. They should have consulted Dr. Jaishankar. They should have used Dr. Jaishankar's methodology to tackle this. They gave the impression that they have indulged in abject surrender, जिसका कि बहुत ही खराब इंप्रेशन गया, यानी कि एक समझिए कि मोदी जी के इमेज पे बट्टा लगवा दिया इस कार का, इस पूरे कृत्य ने। See, ये जो पूरा गेम है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। श्री देंग शॉपिंग ने कहा था कि कीप योर हेड डाउन, हाइड योर ट्रू कैपेबिलिटीज एंड बी पेशेंट, वर्क वेरी हार्ड, वर्क फॉर द नेक्स्ट 20-30 years। चाइना ने कितने ह्यूमिलिएशन सहे हैं हम जानते नहीं है, क्योंकि हम चाइना के बारे में इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन चाइना ने बहुत सारे ह्यूमिलिएशन सहे अंटिल 2012-2013। उसके बाद उनका चेंज आया पॉलिसी में और एटीट्यूड में। तब तक कितने इंसल्ट्स उन्हें मिले हैं यूएस की तरफ से, सब चुपचाप उन्होंने स्वॉलो कर दिए। तो आज जो भी है, whether it is Mr. Doval who has done it or whether it is something else, I am not privy to that information। मैं ये कहूंगा कि when you are a smaller power, when you are a middle power nation, middle rung nation, you have to swallow insults from big countries। इसका हमें क्या करना है? We have to grow, and when the time is right, we will pay them back with interest। अभी we will have to do this। So it is yeah, sure, we have been humiliated, हमें ये सब करना पड़ा, apparently हमें कतार के सामने घुटने टेकने पड़े, ठीक है, अपना भी समय आएगा। We have to grow as a nation, our economy has to grow। If our economy grows, the military strength also grows, and then things will change। मेरा अनुमान है कि if India continues to grow properly economically, then by 2030 there will be an alliance between India, China and Russia, because when two enemies become reasonably well matched economically and militarily, then it makes sense for them to get together, because then otherwise they will destroy each other। ये हमने बहुत पैटर्न्स देखे हैं हिस्ट्री में। इफ यू कैन सी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं। if India grows to a certain amount of strength, there will be an India-China alliance, border issue पूरा सुलझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, if India plays its cards right। so हमें, I would say, मेरा perspective है कि yes, we have been humiliated, sure, swallow the humiliation, keep it for later, we will pay everybody back when the time is right। right। अब going forward, आप जो ये इस समय जो यूक्रेन में चल रहा है सारा का सारा सिस्टम, और भारत ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है और यूएस को पूरी तरह से डिफाई कर रहा है भारत, तो इसको आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? क्योंकि इस समय भारत और चीन जो है वो दोनों लगभग एक खेमे में खड़े हुए हैं, और वो सोवियत खेमा है जो कि बड़ी अजीब सी बात दिखती है, क्योंकि इस मामले में भारत और चीन जो है लगभग एक खेमे में। भारत और चीन जो है वो एक तरह से रशिया को बेल आउट कर रहे हैं उससे ऑयल खरीद के, और इस पे जो है वो लगातार आप देख रहे हैं कि यूरोप और वेस्ट ऑब्जेक्शन करता रहता है, लेकिन चूंकि उनकी हिपोक्रेसी है, उनके बहुत सारे देश जो हैं ईयू के देश हैं वो अभी भी ले रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। आप जियो पॉलिटिक्स को इस रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन
के दृष्टिकोण से आप इसको कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? क्या यह पैक्स अमेरिकाना का अंत होगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखा है हमने रिसेंटली। चाइना का एक आउटलेट है, प्रोपागेंडा आउटलेट कॉल्ड ग्लोबल टाइम्स, जो ट्विटर पर बहुत ही इंसेंडियरी ट्वीट्स करता रहता है और बहुत इंसेंडियरी उनके आर्टिकल्स आते हैं। recent times में they have become reasonably pro India, which is a very very strange thing. They used to be very anti India. तो ये अजीब सा चेंज हमें दिख रहा है. So things are changing. The geopolitical climate is changing after February 24, the Russian intervention in Ukraine. तो जैसे आपने कहा, yes, it is very visible now कि India is not स्टैंडिंग विद द यूएस. यूएस क्या चाहता है? यूएस चाहता है कि भाई भारत आप घुटने टेक दो, हम जो भी कहे वो आप करो, आपका फॉरेन पॉलिसी हम डिक्टेट करेंगे, एंड यू मस्ट डू व्हाटएवर वी से. बिकम लाइक जापान, बिकम लाइक साउथ कोरिया, बिकम लाइक ऑस्ट्रेलिया, बिकम लाइक द यूके. हमारे एक वसाल स्टेट बन जाइए आप. भारत नहीं मना कर रहा है, बिकॉज वी which is a very good thing, क्योंकि in the past if some other government would have been there we would have just given up. तो अभी क्या हो रहा है कि देयर इज अ वेरी रैपिड जियोपॉलिटिकल चेंज हैपनिंग. ब्रिक्स की बात करेंगे आप, तो अब ब्रिक्स का भी एक्सपांशन होने का पॉसिबिलिटी है. अभी 5 देश का है ये एक कॉम्बिनेशन. देयर कुड बी समथिंग एडेड टू दैट. ब्रिक्स ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपना एक करेंसी भी अनवील करने वाला है, विच विल बी बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज. क्योंकि किसी भी नेशन का इकोनॉमी कुछ कमोडिटीज के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर इंस्टेंस मेटल्स, for instance rare earths, energy security and so on. So if you can use that as a basket of commodities, your currency will be very stable. It will reflect the actual geo-economic situation. तो ये सब हो रहा है. So clearly realignment हो रहा है. भारत क्वाड में भी है, which is an anti-China coalition essentially. अगर आप whatever you say, it is an anti-China coalition. It can be construed in any way. आप कोई भी भाषा यूज कर लीजिए, लेकिन वही है. So India is part of that. India is also very much in the Russia-China camp when it comes to its own national interest. So India is sending a message to all countries कि we will prioritize our national interests. सीधी बात है. चाइना को भी ये कह रहा है कि if you will behave, we will also cooperate with you on certain matters. We know you are our enemy. जैसे स्टालिन और हिटलर की बात हो रही थी, until 1941 they were allies. उनका एक पैक्ट हुआ था, नॉन अग्रेशन पैक्ट, मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट. until 41 it held. उसके बाद हिटलर ने इन्वेड किया. सो हम भी जानते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन we can still cooperate on economic matters and certain matters. And if we can rise, then the Chinese will not be able to intimidate us or try to have military designs. तो आज ये हो रहा है कि यूएस डिक्लाइन कर रहा है. Everybody knows कि the US cannot be trusted. अभी यूक्रेन में क्या हो गया? They were saying यूक्रेन आप बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं. अभी देखो क्या हुआ यूक्रेन का. अभी ताइवान भी सोच रहा होगा कि हम क्या करें. अगर हम चाइना को रेजिस्ट करते हैं, then we may get destroyed. What is best for Taiwan? Be part of the US camp and get completely annihilated, or just have some kind of rapprochement with China? आज हर कोई ये सोच रहा है. तो I think in this decade पूरा geopolitical scenario उल्टा हो जाने वाला होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यूएस का प्रेस्टीज कम होगा. अभी यूएस का प्रेस्टीज काफी कम हो गया है बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान ह्यूमिलिएशन, द यूक्रेन ह्यूमिलिएशन, व्हिच इज अ कंप्लीट सेटबैक टू द यूएस. फ्रांस भी कह रहा है कि दे वांट अ मोर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. पूरे ईयू में एक ही राष्ट्र है, फ्रांस, जिसका आज तक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है. बाकी सब के सब यूएस के एसेंशियली वसाल से. जर्मनी को देख लीजिए, उनका पूरा फॉरेन पॉलिसी यूएस डिक्टेट करता है. अभी जो पूरे रेफ्यूजीज उन्होंने खा लिए पिछले 5-7 वर्ष में, तो यूएस ने करवाया था उनसे. जो आईसिस के जो रिटायर्ड फाइटर्स आके हजारों लाखों जर्मनी में बस गए, ये यूएस ने करवाया था. So the French are the only nation in the EU which has a independent foreign policy. Mr. Macron, उनका अभी regime change होने वाला ऐसा लग रहा है because he is very independent. Madame Marine Le Pen, वो तो बोल रहे थे कि हम नेटो से हमें बाहर जाना चाहिए नेटो से. So everybody is having second thoughts today. If the US is no longer able or capable of providing security assurances to the world will take its own course. तो आज ये हो रहा है. अफगानिस्तान गया, पूरा सेंट्रल एशिया में अभी यूएस का कोई भी नाम निशान नहीं है. नो ट्रेस ऑफ देयर प्रेजेंस. यूक्रेन गया, ताइवान डर रहा है. So things will change. So every nation for itself. So India has to rise economically and militarily. Simple. जी.
और इसका एक एविडेंस तो हम देख रहे हैं, जिस तरह से रशिया ने ब्लॉकेड करके और पूरे के पूरी दुनिया में एक फूड क्राइसिस उत्पन्न कर दी है, और जिसके कारण से लोग जो है वो भारत की ओर देख रहे हैं, और भारत इसको लीवरेज कर सकता है। और यद्यपि यहाँ भी इस बार यील्ड कुछ कम हुई है, तो हमारा थोड़ा-सा लीवरेज जो है, जो एल्बो रूम है, वो थोड़ा-सा कम हो गया है। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी के माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई शुड वी ऑलवेज बी द गुड बॉयज? क्योंकि गुड बॉयज को ही सबसे ज्यादा मार पड़ती है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी एसेंशियली डिपेंड ऑन ऑयल फ्रॉम द गल्फ। आजकल हम रशिया से भी ले रहे हैं। सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर बास्केट, अ बुके ऑफ सोर्सेज। नाइजीरिया से भी लो, वेनेजुएला से भी लो, ईरान से भी लो, सऊदी से भी लो, कतर से भी लो, कुवैत से लो, रशिया से लो। सो दैट हैज टू बी देयर। द ट्रूथ इज, ये जो गल्फ नेशंस है, उनके साथ एक्चुअली हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वेरी गुड रिलेशंस which have been established by the prime minister, and they truly want to be free of the US interference. लेकिन वो भी जानते हैं कि US is still too strong, so they have to do what the US says. तो ये अभी गेम चल रहा है. As the US declines, there will be more independence in their foreign policy, in our foreign policy. तो I would say कि आज के डेट में we are still not powerful enough to do that blackmail game, because it can backfire on us in a multiplicity of ways. We have to show a little more patience. और 5 वर्ष 10 वर्ष पेशेंस रखनी है हमें, और बढ़ानी है अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक पहुंचना है कैसे भी, which will happen in the next 15 years. So it is a long term game. अगर हम 10 ट्रिलियन तक पहुंच गए somehow, फिर हमें कोई ऐसे इस तरह से पुश नहीं कर सकता. They cannot arm twist us, and they cannot bully us once we reach that stage. So it's a long term game, and that's what's happening. So we have to just keep. अभी जो भी हो रहा है, we have to kind of take it cool, swallow the insults. There will be insults. अभी और भी आने वाले insults. The US is not happy कि भारत इतना प्रोग्रेस कर रहा है, and they will pour more insults. अभी आप कुछ भी, अभी अब कोई भी नया पॉलिसी डिसीजन आएगा भारत में, there is going to be internal disturbances, which is all orchestrated in a coordinated manner from abroad. तो ये सब होगा, but we have to rise. That is non negotiable. तो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए. देखिए, आप वैसे तो सही कह रहे हैं, हमारी आदत रही है इंसल्ट लेने की। हम जयशंकर डॉक्ट्रिन की बात केवल इसीलिए कह रहे हैं कि पहली बार हमको दिख रहा है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो खुल के जो ये हेजिमनी है इसको चैलेंज कर रहा है। न केवल बातों से चैलेंज कर रहा है, लेकिन जैसे हम रशिया के केस में देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के केस में देख सकते हैं कि एक्शन से भी चैलेंज कर रहा है। तो चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ये अजीब लगता है कि बीच-बीच में जो है, जैसे हमारी पुरानी जो आदतें थी इंसल्ट देने की, हम बिल्कुल चुप रहते थे, कुछ भी होता था, कुछ भी कर लेते थे, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो। लेकिन अब तो जयशंकर ने जिस प्रकार से एक पूरे देश को एक स्वाभिमान की अनुभूति दी है, तो वो स्वाभिमान की अनुभूति यदि जयशंकर जी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें प्रसन्न भी होना चाहिए, और हमें ये अपेक्षा भी करनी चाहिए कि बाकी लोग भी उसी के साथ चलें। ऐसा क्यों हो कि केवल जयशंकर जी ही इसके लिए उत्तरदायी हों कि वे जो हैं वो तो स्वाभिमान को ऊँचा रखेंगे, और बाकी लोग जो हैं वो उसी तरह से जी हाँ साहब, हुक्म, जो आपने कहा, जी, पढ़ो हुक्म, ऐसे करते रहें। जी, मैं इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूं. ये जो जयशंकर डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग लार्जर. ये जो अलग अलग पॉलिसीज हमारी जो है, they don't exist in different compartments. There is actually a grand unified doctrine, and the Jaishankar Doctrine is a manifestation of that on the foreign policy and geopolitics level. ये सब कुछ interrelated है. There is actually something called the Modi Doctrine. From 2014 to 2019, Mr. Modi was the de facto foreign minister of India. We had a lady, a very nice lady, who was our official foreign minister, but सारा काम actually Modi जी कर. Let me correct you. According to the rules of business or rules of transaction of business of the central government, prime minister is the foreign minister. जिसको हम फॉरेन मिनिस्टर पॉपुलरली कहते हैं, ही इज द
मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ये नेहरू जी के टाइम से वैसे का वैसा चला रहा है। ये है जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर इज दी फॉरेन मिनिस्टर। तो फॉरेन मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता ही है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलग होता है जी। अच्छा, ठीक है। सो मिस्टर मोदी वाज एनीवे टेकिंग केयर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और जिसको हम आज जयशंकर डॉक्ट्रिन कहते हैं, इट इज एसेंशियली अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। और डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया कि उन्होंने क्लियरली इनंसिएट किया है ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, बट इट इज समथिंग दैट मिस्टर मोदी वाज implementing from 2014 itself. जो भी उन्होंने partnerships establish की, whether it is with Mr. Abe, who was a very good prime minister in Japan, or Mr. Putin or Mr. Macron or whoever, मिस्टर ओबामा, मिस्टर ट्रंप, हर एक के साथ उन्होंने जहां पर भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वहां पर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी परस्यू की इन द राइट डायरेक्शन। दैट, तो आज हम जिसको जयशंकर डॉक्ट्रिन कहते हैं, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। द ओनली थिंग इज दैट ही, मिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इज इनंसिएटिंग इट क्लियरली एंड वोकलाइजिंग इट। मिस्टर मोदी नेवर पुट आउट दीज पॉइंट्स कि ये सब था, एंड देयर इज अ लार्जर डॉक्ट्रिन which ties everything together, and what we can call the Ajit Doval Doctrine is also part of that. And I don't really know ki Ajit Doval Doctrine kya hai, because Mr. Doval will never enunciate that, and there has to be deliberate lack of clarity on the internal security long-term doctrine and the espionage doctrine and all that. So mere anusar, this is simply a continuation of the policies that were started in 2014, and we are just seeing it fructify and become more clear nowadays. जी, तो अब हम दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं। उससे पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे जयपुर डायलॉग्स विमर्श चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में आप हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक्स देख सकते हैं, या फिर नीचे जो स्क्रॉल हो रहे हैं लिंक्स, उनको भी देख सकते हैं। उनके अनुसार आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रश्न: India, Poland did not allow a single Muslim in the country. Why we are employing them in army, police, possibly even Doval has not learnt real history about Talikot. I suppose Mr. Doval has to implement the Indian law and the Indian constitution, and because of that, we have all Indian citizens in the armed forces. I think there is a complete clarity on that. Next. Jahangir Gotla, should BRICS and some others pursue regime change aggressively? Is Bharat and Russia relations bedrock solid? Should Dr. Jaishankar be the NSA as well? I think the BRICS and countries like India and China, etc., are not quite capable of implementing proper full-scale regime change in all countries. The Chinese have been doing the debt trap diplomacy and all that to keep certain dictators in power and all. India is still not at that stage. We don't have the unlimited checkbook that the Chinese have. So we cannot at this stage pursue regime change diplomacy or regime change operations. Are Bharat-Russia relations bedrock solid? We have relations based on mutual respect and mutual shared interest, and those are quite solid. So we can expect long-term continuation of these policies between India and Russia and the similar relationship. Should Dr. Jaishankar be the NSA? No, he should not. He's a diplomat. He's a career diplomat. That is his skill set. He's not somebody who has dealt with national security, which is what Mr. Ajit Doval has done his entire life. He understands the security landscape. So Dr. Jaishankar cannot be the NSA. There have been diplomats who have been NSAs earlier. Well, you can appoint Mike Tyson as a quantum mechanics professor, but it won't work, So no, it did work. Mr. Dixit, remember? Okay. He died prematurely, but he was the NSA. He was a very famous NSA. So that's technically, I would say that NSA diplomat can be an NSA. Vivek Dahiya, India's international diplomacy is only lip service. Actionable responses are nowhere close to how a proud nation should respond. Great analysis, both of you. Sanjay sir, got my copy of Unbreaking India. Thank you, Vivek ji. Thank you. Thank you for having the copy. Yeah. So I would say that, see, we Indians are a very emotional people. हमें दुख होता है कि हमने strong response नहीं दिया. मैं इतना कहूँगा कि please be patient. We have to first rise to the level of a major nation. तब हम strong responses देंगे. We have to still wait. So let's not be emotional. Let's be a little clear about this. हाँ, तो बांग्लादेश को भी strong response नहीं देते, मालदीव्स तक को नहीं देते. अब उसका क्या किया जाए? नहीं, अभी मालदीव्स में regime change हो गया है.
तो उतना वहां तक हम रेजिम चेंज कर लेते हैं. No, what they did yesterday on the day before yesterday on There are the some elements within Maldives which will International Day of do those Yoga. disruptions. Yeah, I know. Nitish K. I saw a survey today which says by 2060, India and China will again be top two economies of the world. Is their analysis true according to you? See, historically, India and China belong in the top two positions. Typically, India should be number one, China should be number two. So, if the trends that exist continue, for sure, by 2060, India and China will be number one, number two. Whichever one is up or down doesn't matter. But these will be the top two nations for sure if the trends continue. Next. Jahangir Gotla, shouldn't India pursue reverse brain drain? We should, but for that we will have to totally revamp and overhaul the education system, provide good jobs and good remuneration to our professors or to our teachers. The economy should boom. All our entrepreneurs should be able to take the right decisions. Policies will have to change. It's a very old ancient system. Dhire dhire change hoga. I think we are seeing positive signs and it should continue. And if we do that, the brain drain will certainly be reversed. Next. Rahul Bhatia, डोवल और जयशंकर दोनों मोदी डॉक्ट्रिन है. आपका एनालिसिस यहाँ गलत है संजय जी. ये यूएन में बड़ी गेम के पार्ट है, सब प्लान्ड है. थोड़ा रिसर्च, अभी मैं रिसर्च देने वाला हूँ आपको 2-4 दिन में. और अगर आप ट्वीट्स देख रहे हो जावेद इकबाल शाह के, तो वो रिसर्च जो है ऑलरेडी आ चुकी है. और अभी आप देखिएगा क्या होता है. लेट मी जस्ट से एट दैट. नेक्स्ट. Creepy. Sanjay Dixit, don't do this stupid politics of Doval versus Jaishankar just to gain more views. What did you do in your naukri? The only thing you did was enjoying time-based promotion, cozy AC chair. I'm still enjoying cozy AC chair, Creepy, and you are justifying your name. I think that's what you're doing. Next. Prajapati K. Kumar, NSA is not foreign minister. He should understand. I yes, think we do understand. That's my view. that's my view. He's reflecting. Next, Anurag. Some books for understanding geopolitics recommended by Mr. Chavda. I have never read a book on geopolitics. I understand geopolitics because I've read hundreds of history books. So if you want to understand geopolitics, you have to understand the cause and effect chronology, the cause and effect sequence, and that you can do if you understand history. If you बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सब causality समझ जाएगी. And that's what those patterns are universal. जो 2000 वर्ष पहले चल रहा था वही पैटर्न्स आपको आज भी दिखेंगे. So that's how you understand geopolitics. Geopolitics का कोई बुक नहीं मिलता है. There are no textbooks on geopolitics. If you try and search on Amazon or wherever. So if you study history in depth, you will understand geopolitics. Yes, I can just add to this. If you read some seminal books, like the one recently written by Vikram Sood ji, I think it's called Ultimate Goal. That's basically setting the narrative. He talks about setting the narrative. That is one. And I can recommend, you can read Henry Kissinger's books. So that to give you a fair example of how dirty this whole business of geopolitics is, especially his book on China. You see how he's on China. This is on China. So that gives you a very good understanding of geopolitics. Mr. Tapas Vishwas, 20210JS was in China. Shanghai Expo China broke Indian stall with Indian map, showed POK in India. JS was made US ambassador by MMS government. सब मिले हुए हैं. A career diplomat and a career bureaucrat will have postings across 35-40 years. And so they will have to have postings given by so many other different governments. So that's not a valid criticism, actually, I would think. Nitish K, isn't it the stupidity of China which is helping US retain its position as superpower? If China built good relations with India, US will go down. Good point. It's a long-term game. India has to first rise to the level that China will respect India. Right now, China doesn't quite respect India. They will only respect strength and size.
We have to first become a $5 trillion economy. We have to show the military gumption in certain ways by giving them a bloody nose again if required. Then they will respect us. How did the Chinese start respecting Russia? The Russians gave them a series of bloody noses in the 1960s in the Ussuri River clashes. The Chinese wanted Russian territory. The Russians fought back. You want China's respect, you want their cooperation, you have to show that you are worthy of that. So it will come, the time will come. So yeah, right now the Chinese have no option. The US is just too big, and they have tentacles and a network that covers the entire globe. The Chinese have no option. The Chinese are not a superpower yet. They are a major Asian power at best, nothing more. So yeah, it's a long-term game. By 2030, things will change, hopefully. Yes, definitely. And China does respect India after Galwan. Yes, it does. Yeah, things have changed after that. Amar Sareen, why create imaginary narrative of Doval Jaishankar Doctrine? How can you forget the call against Nupur and our efforts to diffuse the same? Well, that's my view. And if you don't like it, well, that's your view. Next. Prateek Trivedi. Abhijit ji, the opening of your channel is one of the best. Not saying JD is bad. I, in fact, sleep listening to you and wake up to it. Sat Sat Pranam. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. 8 Geek, sir. I am Yashwant. Abhijit, sir, why did USA not appoint the new ambassador even though Biden is in office since 18 months? It's about sending a message. They want to send a certain message to India, and India is obviously not listening because it's been going on for 18 months. I have a take on this. India doesn't like the ambassador that they're sending, and India Maybe has that's the case. communicated it to them. No, I know this. Okay. I know this. I'm informed on this, well informed, that India doesn't like that woke ambassador that they want to send, and they have Okay. communicated it. So now, if they do send, well, it is then that they will be humiliating India well and proper. But then probably they are hedging their bets on it. Next. GK, is Indian government still not believing on citizens who voted for them? Why we see government becomes reluctant or backtracks when law in favor of the country comes? I'm not quite sure what the context is. Yes, I don't know what the context of the reference is. It's probably, I think it's probably referring to the Nupur Sharma incident, where the government of India did go overboard. Yogesh Patel, can you tell more about Doval's Sun hedge fund and interest in the Middle East? I missed it in the podcast. I don't quite have information about this. That's an open secret otherwise. You can even Google it and find out. Rohan, sir, you are aware of the Khazars? The ruler of the Russia ended the Khazar state. Tsar royal family was actually a very noble family. Lenin and Stalin hated Russians. Putin knows all this. Comments. Well, if you look at the history of Russia, it's a very interesting history, very convoluted history. You have the Turkic peoples, the Khazars, you have the Mongol yoke, which comes into the play. It all begins about 2000 years ago. The Romans wrote about the Slavic peoples, a certain Slavic ethnic group. Then there was the Rus, which were actually Varangian Vikings. So it's a long story. The Tsar royal family was, well, a noble family. Sure, it was aristocracy, it was royalty. The Bolsheviks ended that by massacring the entire family in Yekaterinburg in 1917, 1918, whichever one of those years. And that's how it goes. Obviously, Putin knows this. It's his business to know all this. So that's what I would say. Next. Quality. Abhijit sir, earlier you mentioned about this invisible hand which really controls our world. Was that same hand the owner of East India Company, and does it start with R? The Illuminati, the R Illuminati. It is possible. We don't know. I mean, when we don't have sufficient data points, we can speculate. So I would say it is possible. It is actually likely that much of the wealth that was plundered from India by the East India Company, various officials, maybe their descendants still have possession of that. And maybe if you have so much wealth, you may be able to rule the world. So that is the entire Illuminati hypothesis. I personally don't have sufficient information to say yes or no. So I would say maybe it's speculation, but it's not impossible. Yeah. Yeah, maybe you can read more Dan Brown novels.
Avinash, Abhijit ji and Sanjay ji, namaskar sir. With the rising power of India and the global scenario, and the global scenario itself being messy right now, can we really expect a military disadventure from the dragons? Won't it affect them too? Yeah, that is the calculation that China has to make. They would certainly want Mr. Modi not to be re-elected in 2024. Even the Americans would like some other party to come to power. So in this case, the Chinese and US interests converge. They would like to see some other coalition government come to power. So the Chinese may be tempted to indulge in some military misadventure with India, possibly in the Siliguri region. If they can humiliate India militarily, then the government will fall. That could be the calculation. But the problem for the Chinese is that the Indian side is very well aware of all the various eventualities. All the war gaming obviously has been done. And the problem with the Chinese position in Tibet is that it is very exposed. It is very visible to any satellite which we may have in space, and we may have a few satellites which are keeping an eye on the Chinese. All the Chinese positions are very exposed. If they start something, it may end up backfiring very badly on them. We have the missile strength, we have all the plans. So the only calculation they have to make is that, is it worth it? Is there a certain red line they cannot cross? Obviously, there is a red line the Chinese cannot cross. So I would say that the Chinese may be tempted to indulge in a military misadventure before 2024. They may be pondering it, they may be weighing up the options, but if they do it, it's going to backfire on them very badly. It may end up humiliating Mr. Xi Jinping, and that is a disastrous thing for any Chinese leader. So I think on balance, even though they may be tempted, they would not do it. Next. Avinash Sarji, the ambassador of US to India has been vacant for 18 months. I think we've already answered this. Yeah, we took that. Yes. We've answered this. पारस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या जो बाइडेन इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब कर रहे हैं क्योंकि 18 मंथ से कोई यूएस एम्बेसडर नहीं है इंडिया? सेम क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में बता दें. मिस्टर श्री जो बाइडेन, उनका एक्चुअल रोल क्या है इस समय गवर्नेंस में मुझे पता नहीं है, बिकॉज द जेंटलमैन इज बेयरली कॉन्शियस. आई मीन ही शेक्स हैंड्स विद इनविजिबल पीपल, सो आई एम नॉट श्योर हु. That was too much. Yeah. And the lady who is his deputy, she doesn't demonstrate any actual signs of leadership or any competence in understanding the international scenario. So I'm not sure who's quite running the US. Obviously, somebody is governing it, somebody is running it. But I'm not sure कि श्री जो बाइडेन का इसमें हाथ है या कहीं और डीप स्टेट का हाथ है. You know, the Pentagon, the State Department, all that, उसको हम कहते हैं the deep state. So maybe it's the deep state, various nameless, faceless officials who are running the country possibly. So maybe वहां से आ रही है. जी. Next. Yogesh Patel, best part about the best, they expose themselves by writing a lot of book about their own strategy. If you read them, we'll get to know about them. Okay. Yeah, you can learn a lot from that. उनका जो पूरा military doctrine है वो भी available है online. अगर आपको, if anybody is interested, if you know where to look, you will find it. So yeah, you can learn a lot about them by reading their books and other publications. Right. Ramneek Singh, can India become Vishwaguru and top economy at the same time? I think top economy will happen first. Vishwaguru will take 50 to 100 years. धीरे-धीरे लंबा process है. But economy has to come first. Because I think our leadership is all too confused about what Vishwaguru means. So they have to sort that out first. Next. Okay, so that brings us to the end of the session. इसी के साथ आज का प्रश्नकाल और आज का सत्र पूर्ण होता है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद, वंदे मातरम. Thank you very much, sir. Good night. Good night.